चरक संहिता की हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक पूरा अध्याय है जिसमें बताया गया है कि आपको किस ऋतु में कौन सा जल लेना है, कौन सा आपने भोजन लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मीठा ज्यादा खाते हैं। मीठा खाना खराब नहीं है, हम मना जो करते हैं वो हम टेबल शुगर को मना करते हैं, व्हाइट शुगर जो होती है। जब ऋतु संधि होती है ना तो हमारे दोषाज ना वो पूरा चेंज हो रहे होते हैं, बॉडी के अंदर में जो डाइजेस्टिव पावर है वो भी चेंज हो रही है। तो उस टाइम पे जो हमारा जो खाना होता है ना वो हमेशा लाइट रखना चाहिए। इसी मौसम में ना लोगों का हेयर फॉल या एक्ने की जो प्रॉब्लम्स होती है ना ऋतु संधि में ज्यादा हो जाती है। और स्पेशली लेडीज जो होती है, जो मेनोपॉजल वाली लेडीज होती है, उनका वेट इंक्रीज होना भी स्टार्ट हो जाता है। वाता वाले जो लोग होते हैं, जैसे मैंने कुछ पढ़ा उसको वो 5 मिनट्स में याद कर लेंगे लेकिन उतनी जल्दी भूल जाएंगे। वो हमेशा ना सोचते रहते हैं तो उनका ना एंजाइटी बहुत जल्दी हो जाती है, डिप्रेशन उनको बहुत जल्दी हो जाता है। जिनका वेट बढ़ा हुआ है या जो बढ़ने नहीं देना चाहते हैं उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बटर मिल्क और दही दोनों सेम है, फर्मेंटेशन हुआ है दोनों का। वेट रिडक्शन की बात करते हैं तो हम दही को उनको इंट्रोड्यूस नहीं करते, बटर मिल्क इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको वेट कम करना हो। पीसीओडी या पीसीओएस जिनको हो चुका है उनको अब आगे अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में क्या बदलाव करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको पंचकर्मा कराना चाहिए, क्योंकि बॉडी का टॉक्सिन्स बॉडी से निकालना चाहिए। क्योंकि अगर टॉक्सिन्स ही बॉडी से नहीं निकलेगा तो मैं कोई भी मेडिसिन आपकी दूंगी वो काम ही इतना नहीं कर पाती है। और जितने भी एक्सरसाइजेस हैं जिसमें स्टमक पे आपका प्रेशर पड़ता है, जैसे एक योगा होता है पादहस्तासना जिसमें हम नीचे की तरफ हाथ टच करते हैं, उनको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उनको लाभ मिले? उस टाइम पे क्या करना है हमें ना, उनको आधा ग्लास दूध लेके उसमें 1 चम्मच घी डाल के दे देना है। वो गर्म भी है और वो स्नेहन भी देगा। एक गर्म पानी की बोतल रख के अपने लोअर एब्डोमेन पे वहाँ पे सेक ले उसे, तो वो उनको बहुत बहुत हेल्प करेगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ अगर करते हैं तो वो अपनी डाइट से करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है और तमाम बीमारियां हमें कम उम्र में ही लग जाती हैं। वहीं महिलाओं की अगर बात करी जाए तो पीसीओडी, पीसीओएस ये बीमारियां ऐसी हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है तो वो हमारी डाइट होती है। आज इन्हीं सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रेखा राठी जी, जो कि पिछले 14 सालों से बतौर आयुर्वेदा डॉक्टर कार्यरत हैं और आज हमें बताएंगी कि एक जनरल डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, वेट लूज करने के लिए एक अच्छा डाइट प्लान क्या होना चाहिए, और पीसीओडी पीसीओएस के सिम्टम्स को कैसे समझें और उससे बचने के लिए हमें पीरियड्स के टाइम पर महिलाओं को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसी हैं आप? आई एम गुड। जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, और आज जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है और हम लोग काम में फंसे रहते हैं, डाइट से हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए डाइट कितनी ज़रूरी है? सबसे पहले आज की शुरुआत इसी सवाल से करेंगे। देखो, डाइट को फॉलो करना हर किसी एज ग्रुप में, हर किसी पर्सन को, मेल हो या फीमेल हो, बॉय हो गर्ल हो, एवरीवन नीड टू चेक योर द डाइट प्लान। बिकॉज डाइट एक ऐसी चीज़ है जो हमारा 50% ऑफ हमारी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, या फिर हम बोले कि हमारे जो रोग है उनसे लड़ने की क्षमता जो होती है वो सिर्फ हमारे आहार से मिलती है, या कि हमारे फूड से मिलती है। तो अगर आप किसी भी एज ग्रुप के हैं तो आपको अपने डाइट को जरूर फॉलो करना पड़ेगा। अगर जो लोग डाइट नहीं करते हैं, डाइट फॉलो नहीं करते हैं, उनके साथ किस तरह की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है? देखो, मैं आपको एक सबसे बेसिक चीज़ मैं बताती हूँ। अगर आयुर्वेदा की बात करते हैं तो आयुर्वेदा में बोला है सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिया मना, दैट इज स्वस्थ अभिधीयते। तो ये एक श्लोक है जो चरक संहिता में लिखा है कि सम दोष सम अग्नि। अगर आपकी अग्नि ठीक है या फिर आपके दोष सम है, एक जो वाता पित्ता कफा जो दोष होते हैं वो आपके बैलेंस हैं, आपकी अग्नि जो पाचक अग्नि, अगर आप जो भी आहार करते हैं अपने बॉडी के अकॉर्डिंग उसको खाते हैं तभी वो पाचक अग्नि होगी, तभी उसको डाइजेस्ट कर पाएगी। तो पाचक अग्नि आपकी अगर ठीक है, सम दोष सम मल, मल जो आपके ठीक है, मल इन द सेंस होता है कि आपका यूरिन का फ्लो है, आपका मोशंस का फ्लो है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो अगेन आपके डाइट पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपने कैसी डाइट ली, फाइबर डाइट ली या फिर आपने पानी का अमाउंट है, तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर डाइट। तो अगर हम स्वस्थ की डेफिनेशन में ये सब चीज़ों को हमने रखा है और वो भी चरक संहिता वेदों के काल से ये लिखता हुआ है, तो ये सबसे मेजर रोल हमारे खाने का हो जाता है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो जैसे कि आपने बताया कि जो भी चीज़ें आपने आयुर्वेदा के अनुसार बताई हैं,
इसमें कहा जाता है कि सीजन के हिसाब से भी फूड को अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं, तो वो किस सीजन में क्या फूड खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या होता है कि जितनी भी ऋतुएं आती हैं हमारी आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग 6 ऋतु बोली गई हैं। शिवगरी वसंत, जैसे शिशिर, वसंत, हेमंत, वर्षा, शरद, ग्रीष्म। तो 6 ऋतुओं को अलग अलग तरीके से उसका अगर चरक संहिता की हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक पूरा अध्याय है, पूरा एक चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि आपको किस ऋतु में कौन सा जल लेना है, कौन सा आपने भोजन लेना है। तो वो तो हम संहिताओं की बात करते हैं। अगर हम नॉर्मल अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो जो हमारी ऋतुएं होती हैं, अगर हम अभी का सीज़न लेते हैं, विंटर का सीज़न है। विंटर के सीज़न में क्या होता है कि हमने बहुत सारे कपड़े पहने, स्वेटर पहना है, वो पूरी बॉडी को कवर करके रखा, तो हमारे एयर का जो कांटेक्ट है हमारी बॉडी पे बहुत कम है। तो एयर का अगर कांटेक्ट कम है, स्वेटिंग हमें कम हो रही है, इट मीन्स हमारी जो इंटरनल जो हमारी फायर है, डाइजेस्टिव जो पावर है वो हमारी इंटरनल ही है। इस टाइम पे आप देखेंगे आपको ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है और आप कुछ भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। इस मौसम में घी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी घी ले, गाय का घी ले, भैंस का घी ले, कोई भी ले, दूध लेना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा स्निग्ध भोजन, ये इस मौसम में जो मैं आपको अभी मौसम बता रही हूँ, क्योंकि मैंने वही बताया कि हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पा रही, तो एवरीथिंग इज हमारी बॉडी के अंदर है। तो उसमें अगर आप ये सब नहीं खाओगे तो ड्राइनेस बहुत बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल पे तो हमें दिख जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर लगा लिया हमने या कुछ भी अप्लाई कर लेते हैं, बस थोड़ी देर के लिए हो गई, लेकिन 1 घंटे बाद तो वापस आ जाएगी। लेकिन इंटरनल हमें नहीं दिखाई देती, उसकी वजह से फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई जाता है, हमारे लिवर की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। किसी का आपने देखा होगा डायबिटिक एकदम से शूट हो जाता है। इसी मौसम में हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा। किसी को कोई भी हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस मौसम में वैसो कंस्ट्रक्शन की वजह से, ड्राइनेस की वजह से हमारा बीपी भी शूट अप हो जाता है। तो इस मौसम में हमें जो खाने में लेना चाहिए वो मैंने आपको बताया। घी लेना है, कोई भी घी ले सकते हो आप, जैसे भी आपका लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंग आपको स्नेहन और स्निग्ध भोजन जैसे इसी मौसम में हम क्यों बनाते हैं, गाजर का हलवा है ना, पंजीरी के लड्डू बनाता है, कोई बेसन के लड्डू बनाता है, इसी मौसम में खा पाते हैं, क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव पावर को हमें देना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट करेगी और फिर वो बाहर की तरफ शो होगी। तो जैसे कि आपने गाजर के हलवे की बात की तो मुझे याद आ गई मीठे की। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मीठा ज़्यादा खाते हैं जी, और वो किसी भी मौसम में खाते हैं और किसी भी तरीके का मिठाई खाते हैं, वो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बीमारियों से उनका रिलेशन क्या रहता है? देखो, मीठा खाना खराब नहीं है, बट जो हम मीठे की बात करते हैं, हम मना जो करते हैं वो हम टेबल शुगर को मना करते हैं, वाइट शुगर जो होती है, बिकॉज वो जो है वो आपके लिए इतना टॉक्सिन बॉडी के अंदर क्रिएट कर देती है, बिकॉज इट्स नॉट एक्चुअल नेचुरल। ये जो हमारा फूड प्रोडक्ट निकलता है तो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर हम उसकी एक फॉर्मेटिकल की तरफ जाते हैं तो उसको अगर आपने 1 स्पून लिया है तो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको कम करने में आपको पूरा 8 से 10 घंटे मिनिमम लग जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर डाइजेस्टिव पावर। लेकिन उसके अदर हैंड अगर हम बात करते हैं मीठे की, तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो गुड़ है, जैगरी जिसको बोलते हैं, हम लोग हर पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो जैगरी ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं वो केस अलग होता है, उस केस में तो आपको कोई भी शुगर नहीं लेना चाहिए। और बहुत ही कभी मन करता है तो फिर सिर्फ गुड़ आप ले सकते हो, टेबल शुगर टोटली अवॉइड करना है। तो जैसे कि आपने इस मौसम की बात की, बाकी के और मौसम में किस तरह का फूड लेना चाहिए और किस तरह का फूड अवॉइड करना चाहिए जिससे आपकी बॉडी ठीक रहे? आप जी देखो, इन जितनी ऋतुएं होती हैं तो ऋतुओं के बीच में एक स्पेस होता है जो भी अभी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे भी हम सर्दी से जाएंगे गर्मी की तरफ, सर्दियों से गर्मी की तरफ जाएंगे तो एक सीजन आता है, उसको हम बोलते हैं ऋतु संधि, कि 2 ऋतुएं जब आपस में मिलती हैं। जब ऋतु संधि होती है ना तो हमारे दोषाज ना वो पूरा चेंज हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर में, बहुत सारे हमारे जो डाइजेस्टिव पावर है वो भी चेंज हो रही है। तो उस टाइम पे जो हमारा जो खाना होता है ना वो हमेशा लाइट रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप देखेंगे इसी मौसम में ना लोगों का हेयर फॉल या एक्ने की जो प्रॉब्लम्स होती है ना ऋतु संधि में ज़्यादा हो जाती है। और स्पेशली लेडीज़ जो होती है, जो मेनोपॉजल वाली लेडीज़ होती हैं, उनका वेट इंक्रीज होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग द ऋतु संधि टाइम पे हमें हमेशा लाइट फूड जो डाइजेस्ट हो जाए, बिकॉज सबकी डाइजेस्टिव पावर होती है वो डिफरेंट होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कुछ लोग मूंग की दाल को भी नहीं पचा पाते, कोई उड़द की दाल भी पचा देते हैं। तो हमेशा आप जो खाना है वो अपने अकॉर्डिंग, आपकी डाइजेस्टिव पावर के अकॉर्डिंग, आपके बल के अकॉर्डिंग और आपकी ऋतु के अकॉर्डिंग होता है।
तो अभी जैसे कि गर्मी आने वाली है, तो उसके लिए हमारी ऑडियंस को कुछ टिप्स की किस तरीके से वो मैनेज करें? गर्मी का जब मौसम आता है तो उस टाइम पे हमें ना लिक्विड ज़्यादा लेना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो बॉडी से ना स्वेटिंग ज़्यादा होता है, या फिर हम जब भी कुछ काम करना शुरू कर देते हैं तो मतलब ड्राइनेस से एक्सटर्नली आपको ज़्यादा फील होती है बजाय इसके कि आपकी इंटरनल। तो आपको प्यास लगती भी है, बट अगर हम बात करते हैं सिर्फ खाने के बाद में, तो इसमें सत्तू बहुत अच्छा काम करता है। तो सत्तू को अब हर तरीके से बनाते हैं लोग, लेकिन अगर सत्तू में मेनली लस्सी बेस्ड अगर डालते हैं, बटर मिल्क जो होता है उसके हिसाब से भी आप ले सकते हैं, या सिंपल बटर मिल्क भी ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। और उसके साथ साथ आपको जैसे खिचड़ी बनाते हैं मूंग दाल की, स्पेशली 2 पार्ट मूंग और 1 राइस, क्योंकि जितनी सारी चीज़ें हैं ना ये जो लिक्विड ज़्यादा कंटेन करती है, जैसे वाटरमेलन आ जाएगा गर्मियों में, वाटरमेलन जितने भी मेलन्स होंगे वो सारे के सारे वाटर बेस्ड होते हैं। तो जितने फ्रूट्स हैं जो वाटर बेस्ड होते हैं वो आप लेना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर फ्रूट डाइट एंड लिक्विड डाइट पे ज़्यादा डिपेंड रहना है। और क्या नहीं खाना है ये भी ज़रूर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो हमारी ना बॉडी की जो एक्सटर्नल हीट होती है ना वो बढ़ जाती है। जैसे अगर आयुर्वेदा की बात करते हैं ना तो 2 काल होते हैं, आदान काल और विसर्ग काल। विसर्ग काल जो भी चल रहा है, जो सर्दियाँ चल रही हैं, विसर्ग काल में उसमें हमारी ना एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। आप किसी को बोलो ना काम करते हुए बहुत अच्छे से काम कर, लेकिन गर्मियों में ना हमेशा थके थके रहेंगे, बिकॉज आदान काल में क्या होता है, जो सूर्य होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसके प्रबल उस पर होता है। अगर सूर्य प्रबल पे है इट मीन्स आपकी जो बॉडी का जो बल है वो रिड्यूस होता है। तो उस टाइम पे हमें जो ऐसी चीज़ें देनी होती हैं बॉडी को जो हमारे बल को बढ़ाए। तो उसमें मैंने आपको बताया जो लाइट फूड और जो लिक्विड है उसके साथ साथ आपको जो अवॉइड करने वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत देर लगाती हैं खाना पचने में, जैसे उड़द की दाल है वो हम बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, या फिर जितने भी मिर्च मसाले वाले जो चीज़ें जो बहुत हैवी, नॉनवेज भी उस टाइम पे कम खाना चाहिए क्योंकि उसमें हम बहुत एक्सेसिव अमाउंट में मिर्च मसाले डालते हैं। बिल्कुल। छोले राजमा जो एक्सेसिव बहुत देर तक के बाद पचता है वो सब बंद कर देना चाहिए। मिलेट जो अभी बहुत, मिलेट मतलब बाजरा, मिलेट में बहुत सारे हैं लेकिन मिलेट का जो बाजरा गर्म होता है, गर्म तासीर की खाने की चीज़ है। तो अगर हम बहुत अमाउंट में गर्मियों में भी बाजरा खाते हैं तो हमारी हीट प्रोड्यूस हो सकती है बॉडी के अंदर। गर्मियों में ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो करने, क्योंकि गर्मियों में ना स्वेटिंग की वजह से हमारे ना जो आयंस होते हैं, पोटेशियम, जिंक, है ना, सोडियम, ये सारे ना डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो कोई लोग ना ऐसे गिर जाते हैं, चक्कर आके गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, फेंट हो गए कहीं पे भी, मतलब लेट गए। तो उस मौसम में क्या होता है ना, उनको बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट होता है कोकोनट वाटर, क्योंकि वो हाई पोटेशियम होता है। और जहाँ पे भी आप कहीं पे भी हैं तो कोकोनट वाटर आपने लेना शुरू कर देना है। और दूसरी चीज़ जो है वो है उस मौसम में आप मिलती है आम जो होता है, कच्चा आम। कच्चा आम कितना भी तेज धूप है या कितने भी आप एक लू बोलते हैं ना, वो वाला मौसम चल रहा है, तो अगर आप कच्चे आम का जूस बना के या फिर कच्चे आम को ऐसे ही खाएंगे तो आप डेफिनेटली जो गर्मी की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे आप बचे रहेंगे, क्योंकि वो बॉडी को कूल करता है। तो जैसे कि आपने 3 प्रवृत्ति की बात की, बात, पित्त और कफ, को लोगों को कैसे पता लगे, मतलब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं किस प्रवृत्ति का हूँ और मुझे उसके हिसाब से क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए? प्रकृतियाँ वैसे 7 हैं। मेन क्या होता है, वाता पित्ता कफा, वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात एंड त्रिदोषज, 3 होते हैं, लेकिन हम 3 को ही ज़्यादा फोकस करके रखते हैं क्योंकि एक डोमिनेट करती है। तो जैसे अगर वाता का पर्सन होता है, वाता के ना कुछ बहुत ही अच्छे से गुण होते हैं, क्योंकि प्रकृति, ये दोषा बस नाम बोलने के लिए है, बट दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज योर प्रकृति। तो वाता वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ना हर चीज़ को, जैसे मैंने कुछ पढ़ा, मैं उसको वो 5 मिनट्स में याद कर लेंगे लेकिन उतनी जल्दी भूल जाएंगे। वो हमेशा ना सोचते रहते हैं। जैसे मान लो कुछ भी मैंने आपको बात किया, हम एक सिंपल सा टॉपिक डिस्कस किया, दे विल डिस्कस इट अपने माइंड में पूरा टाइम, सोचते रहेंगे, चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। जैसे बैठे रहेंगे तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे, है ना। तो उनका ना एंजाइटी बहुत जल्दी हो जाती है, डिप्रेशन उनको बहुत जल्दी हो जाता है। तो कुछ गुड पॉइंट ये होते हैं और कुछ बैड पॉइंट होते हैं हर प्रकृति के, वो एक्सेसिव में बढ़ने के बाद ये हमें दिखते हैं। अगर गुड में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि उनकी मेमोरी मतलब याद जल्दी हो जाता है, लेकिन फॉरगिवनेस हो, मतलब जल्दी भूल भी जाएंगे, है ना। उनका हेयर ड्राई हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगा, है ना। आइज़ की प्रॉब्लम भी मिलती है इस तरीके के में ना। तो ये सारे के सारे वातज के लक्षण होते हैं। सेम अगर पित्तज की बात करते हैं तो पित्तज के जो गुड क्वालिटी होती है कि उनका ना प्रभा प्रसादो मेधा पित्त कर्मा विकारजम, यानी कि प्रभा उनकी अलग से आपको पता चलता है कि वो एक डोमिनेट
बोले या फिर अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें कुशल होते हैं, बट उनको स्किन की इश्यूज, स्किन अच्छी होती है बट स्किन के इश्यूज भी अगर आपका बढ़ गया तो स्किन के इश्यूज बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे। पित्त मतलब हीट, बॉडी के अंदर हीट है, तो अगर आपकी जब तक आपका बैलेंस है तो आपका वो हेयर अच्छा होगा, स्किन अच्छी होगी, आपकी मेमोरी अच्छी होगी। लेकिन अगर जैसे ही वो बहुत एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ गया तो हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, ग्रेइंग ऑफ हेयर शुरू हो जाएगा, है ना, पिंपल्स आने शुरू हो जाएगा, पिगमेंटेशन आनी शुरू हो जाएगी। एसिड जब आजकल बोलते हैं बहुत सारे लोग कि मुझे खट्टा खट्टा लगता है, मुंह में खट्टा पानी ज़्यादा आता है, तो एसिड फॉर्मेशंस हो जाएगी। तो दीज आर सिंपल सी जो चीज़ें हैं वो उनकी ये और भी बहुत सारे टिपिकल डिजीज़ भी हैं, बट द सिंपल सी इनसे डायग्नोस हो जाता है कि मेरा हीट लेवल बढ़ना शुरू हो गया, मेरा पित्ता लेवल बढ़ना शुरू हो गया। सेम बात करते हैं कफा की। कफा तो मतलब सबसे बेस्ट मैं बोलती हूँ कफा वाले होते हैं, बट अगर बढ़ गया तो प्रॉब्लम है। उनका क्या होता है ना, बुद्धि बहुत शार्प होती है, उन्होंने एक बार पढ़ लिया वो भूलेंगे नहीं, दे आर वेरी गुड इन देयर मेमोरी, है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ क्या हो जाती है कि वो अगर हमारे साइड में बोलते हैं अगर हवा भी लग गई तो भी वेट बढ़ गया, मतलब अगर पानी पिया उससे भी वेट बढ़ गया, और उनको वेट रिडक्शन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। पीसीओडी इज आल्सो कम्स इन दैट में। तो वो सारे फीमेल्स का बहुत सारे डिजीज़ जो है कि जो हॉर्मोन्स के साथ कफा दोष भी बढ़ जाता है, तो उनका वेट रिडक्शन उस तरीके से वापस। जेंट्स का भी है, जेंट्स का आपने देखा होगा कि बैठे बैठे सो जाते हैं कुछ लोग, ऐसे बैठे बैठे सो जाते हैं, स्नोरिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो कफा धातु इस लेवल का बढ़ गया। बट उनकी ना स्लीप बहुत अच्छी होती है, अगर नॉर्मल लेवल की बात करें ना तो उनकी स्लीप बहुत बढ़िया होती है। और उनका जो एक स्किन कलर होता है ना, वो इट ऑलवेज बी इज गुड टेक्सचर, ड्राई नहीं होता है और सॉफ्ट होता है, तो वो कफा कहते हैं। बट बढ़ने के बाद फिर प्रॉब्लमेटिक है। तो जैसे कि आपने बात की अभी तीनों प्रकृतियां हैं, वो सारी चीज़ें तीनों बताई और उसके बारे में बताया, जिसमें आपने बताया कि वेट भी बढ़ जाता है कफा वालों का। वेट लूज़ को लेके जिनका वेट बढ़ा हुआ है या जो बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या आयुर्वेदा के हिसाब से उनके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? देखो वेट रिडक्शन ना अब एक तो सब लोगों के लिए बड़ा एक बहुत मुश्किल काम हो गया है, बिकॉज आप देखेंगे ना अपने आसपास में देखेंगे, हम आपस में बात कर रहे हैं, हम लोग ना ज़्यादातर सीटिंग पोजीशन पे बैठे रहते हैं, ज़्यादा एवरी टाइम वी आर सीटिंग 8 से 9 आवर्स हम लोग बैठे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं। कोई भी प्रोफेशनल है तो वेट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू अवर बॉडी। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जब फूड प्लान किया जाता है तो जो बेसिक कुछ स्तंभ होते हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग और उपभोक्ता। तो इन 8 चीज़ों का बहुत मेजरली प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम प्रकृति की बात करते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जैसे मैं पिता प्रकृति हूँ, आप मान लो वाता प्रकृति है, तो मैं रोज़ मान लो आपने बहुत आउटसाइड खाना खा रहे हैं और आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी लगती है, जैसे स्पाइसी भी खा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैं स्पाइसी 3 दिन बाद खाऊंगी तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरा हीट लेवल बढ़ जाएगा। बट आपका नहीं होगा, क्योंकि वाता क्या होता है, वाता एयर है ना, ठंडा है और ड्राई है, तो आपको चलेगा, बट मेरे को नहीं चलेगा, है ना। तो उसका प्रकृति के अकॉर्डिंग खाना सिलेक्ट होना इतना इम्पोर्टेंट है। और कभी कभार ठीक होता है अगर आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर पूरा 2-6 महीने से सेम खाना खा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम होगी, यही प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आपकी वो डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है ना। दूसरा होता है करण। करण मतलब कि आप उसको किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, है ना। जैसे मूंग की दाल का कुछ लोग चिल्ला बना देते हैं, कुछ लोग उसको खिचड़ी में बनाते हैं, है ना। जैसे मुझे खिचड़ी जाएगी, पिता वालों को खिचड़ी जाएगी, कफा वालों को चिल्ला जाएगा, क्योंकि उसमें आपका घी भी ऐड हो गया, है ना। तो उसको किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, सेम फूड है बट प्रिपरेशन डिफरेंट है, तो उसमें वो डिफरेंस होता है। अब संयोग का क्या होता है, संयोग अगर आप बात करते हैं, हम दूध के साथ हम मांस मछली नहीं खा सकते नहीं, है ना, तो वो संयोग है। तो लेकिन कुछ लोग जो रोज़ यही सब तरीके का करते हैं, अब जो हमारा मैंगो है, मैंगो को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, है ना, तो ऐसा तय है, बट हम लोग मैंगो शेक बना के पीते हैं, है ना। तो जबकि मैंगो शेक जो उस टाइम पे जो मैंगो का जूस बना के पीते थे, शेक नहीं था, तो ये हमारे नॉर्थ वालों ने नई चीज़ें बनाते हैं। तो ऐसी चीज़ होती है। बैंगन का जब खाना खाते, बैंगन के साथ कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, ना लस्सी ना दूध, कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी असत्यमय है। तो खाने का ना हमेशा पैटर्न पता होना चाहिए, उसका संयोग पता होना चाहिए। अब दूध के साथ आपका जैगरी बहुत अच्छा काम करता है, दूध के साथ हम 1 पिंच हल्दी डालेंगे
तो एंटीबायोटिक का काम करता है ना। लेकिन दूध के साथ अगर हमने बैगन खा लिया तो वो उल्टा रिएक्शन करेगा, एसिड बना देगा, आपको एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। या फिर आपको लूज मोशन है और आपने दूध पी लिया तो क्या होगा, और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप इतना इंटरेस्टिंग है कि बटर मिल्क और दही दोनों सेम है, फर्मेंटेशन हुआ है, दोनों का सेम है, लैक्टोबैसिलस आ गए हैं दही के अंदर, फर्मेंटेशन होकर के सारी चीज़ें हो गई हैं। बट अगर हम दही गर्म होती है, बटर मिल्क ठंडा होता है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, है ना। तो जो वेट रिडक्शन की बात करते हैं तो हम दही को उनको इंट्रोड्यूस नहीं करते, उनको बटर मिल्क इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको वेट कम करना हो, क्योंकि वो फिर आपके स्रोतों अवरुद्ध कर देगी, हैवीनेस है और हीट प्रोड्यूस है। लेकिन बटर मिल्क आपका वेट कम करेगा, है ना। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में बटर मिल्क कितना अच्छा काम करता है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट 3 से 4 गिलास बटर मिल्क, मतलब जो प्रॉपर बटर मिल्क होता है, 1 पार्ट में 3 पार्ट पानी मिला के, है ना, तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल करना शुरू कर देता है ना। तो इस तरीके से संयोग का बहुत महत्व है ना। उसी के उपयोग है, उसको उपयोग कैसे कर रहे हैं हम ना, किस फॉर्म में उपयोग कर रहे हैं। उपयोग को का मतलब होता है कि हम उसको सुबह खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं काल के अकॉर्डिंग। जैसे काल है, आप जैसे मुझे खाना खाना है, नॉन वेज भी हमारे पेशेंट्स होते हैं, वेज भी पेशेंट्स होते हैं, तो हम नॉन वेज उनको कोशिश करते हैं कि वो दोपहर में खाओ, क्योंकि अगर कुछ हैवी खाना खाना है, दे विल ईट इन बिटवीन द 11 to 1। ये इसमें ना सबसे ज़्यादा हमारी पाचक अग्नि स्ट्रॉन्ग होती है 11 to 1, क्योंकि उस टाइम पे एक पीक होता है। तो आप कुछ भी खाओगे ना तो आपका आम नहीं बनेगा, मतलब कि इनडाइजेशन नहीं होगा। तो वो टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है खाना का। तो उस टाइम पे आप अपना हैवी खाना जो भी खाना है आपको खाइए, है ना। तो उसमें ग्रेन भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, उसके अंदर वेजिटेबल्स भी होना चाहिए, तो सैलड, तो सारी चीज़ों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन करके आप, ऐसा नहीं है कि भूखा रहना है, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको खाना किस टाइम पे खाना चाहिए और आपको खाने में क्या क्या इंपॉर्टेंट है लेना। तो आपके लिए प्रोटीन भी इम्पोर्टेंट होता है ना, उसके आपके लिए फाइबर भी इम्पोर्टेंट होता है, आपके लिए ग्रेन भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 5वीं 4वीं क्लास में पढ़ाने लग जाते हैं कि जो ग्लूकोज जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट वो होता है, तो कार्बोहाइड्रेट सारे ग्रेन्स में है। तो कुछ लोग बैठे हैं आजकल की ग्रेन ही छोड़ देते हैं पूरा, तो ग्रेन छोड़ना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आपकी एनर्जी गिविंग फूड है ग्रेन छोड़ना। आप यू कैन चेंज योर ग्रेन विद द मिलेट्स, लॉट्स ऑफ मिलेट्स आर देयर, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। उपभोक्ता, अब उपभोक्ता मैं हूँ या आप है या कोई भी है, तो उपभोक्ता की डाइजेस्टिव पावर कितनी है। मैं एक कटोरी सब्जी खा सकती हूँ या मैं 10 कटोरी सब्जी खा सकती हूँ, इसमें इस डिपेंड्स ऑन मी। इट्स नॉट लाइक कि पूरा फैमिली एक जगह बैठे हो और सबको सेम अमाउंट में दिया जा रहा है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये सारी चीज़ों को बेसिक चीज़ें हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो हमें फॉलो करना चाहिए डाइट की बिल्कुल करते हुए। तो जैसे कि आपके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी खा सकता है, बस उसे अपनी बॉडी को पहचानना है, उसका टाइमिंग चेंज करना है, अपनी जो खाने की मात्रा है उसको सेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें खा सकता है। बिल्कुल डेफिनेटली सब कुछ खा सकता है, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस उनको क्वांटिटी, अपनी मात्रा डिसाइड करनी है कि मैं इसको कितनी मात्रा में खा सकता हूँ, तो और उसको सीजन में किस सीजन में खा सकता हूँ। बेसिकली अगर डाइट को अगर बैलेंस कर लिया जाए तो सभी लोग सभी चीज़ें खा सकते हैं। और इवन आपके डिजीज जो है ना, अगर आपकी जेनेटिकली की बात छोड़ दीजिए, अगर अनुवांशिक रोग है वो अलग छोड़ दीजिए, अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से आप 100% बच सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि सभी लोग सारी चीज़ें खा सकते हैं बैलेंस करके, तो एक नॉर्मल डाइट प्लान, जनरल डाइट प्लान की जो सभी लोग किसी भी प्रकृति के हों, वो किसी भी वर्किंग प्रोफेशन में हों, वो सभी लोग फॉलो कर सकें, ऐसा कैसे उसको मैनेज किया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए डाइट प्लान? देखो, हर मौसम में हर चीज़ें, हर वेजिटेबल्स डिफरेंट आती है, बट एवरीवन हैव ए स्पेसिफिक थिंग्स ना, क्योंकि जो हमारा पूरा न्यूट्रिशन भी मिले हमें और हमें उससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो। तो उसके लिए क्या होता है कि हम अपने फूड को ना 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में हमारे जितने भी ग्रेन है वो सारे कार्बोहाइड्रेट में आ जाते हैं। मिलेट भी हुए, रागी हुआ, बाजरा हुआ, गेहूं हुआ, राइस हुआ, जो भी जिसको भी जो मिलेट खाना है, वो जो भी उसको अच्छा लगता है, जो भी उसके प्रकार, जो भी उसको सूट करता है, वो एक पार्ट लेना है। दूसरा पार्ट है आपका, दूसरा जो पार्ट होता है वो है आपका प्रोटीन का पार्ट। अब प्रोटीन में सब आ जाता है। प्रोटीन में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के ही प्रोडक्ट्स आते हैं। उसमें नॉन वेज भी आप ले सकते हो, एग भी ले सकते हो आप, उसमें स्प्राउट्स भी, टोफू, पनीर,
सोया, है ना। तो कोई भी आपको जो भी पसंद है प्रोटीन का पार्ट लेकिन उसमें मस्ट होना चाहिए, है ना। तो एक पार्ट आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक पार्ट आपका प्रोटीन हो गया, 2 पार्ट मतलब डबल वेजिटेबल्स होने चाहिए जो सीजनल वेजिटेबल है। सीजनल वेजिटेबल्स में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सीजनल वेजिटेबल्स होती है ना उन्हीं के अंदर वो न्यूट्रिशियस पार्ट होता है। अभी हम गाजर ज़्यादा खा रहे हैं ना, गर्मियों में नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि सर्दियों के ही मौसम में आती है और उसका जितना भी जैसे बाहर की जो ऋतु है ना उसके अंदर उसका जो न्यूट्रिशन है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसीलिए हमें सीजनल वेजिटेबल्स वहाँ पे 2 पार्ट खानी है। मतलब अगर आप एक कटोरी राइस खाते हो तो 2 कटोरी आपने सब्जियां खानी है, और सेम पार्ट आपने सैलेड रखना है, तो 2 कटोरी आपने सैलेड भी रखना है। और सैलेड भी मूली आती है इस मौसम में, गर्मियों में आपको खीरा आएगा क्योंकि वोटरी है ना, और इस मौसम में है क्योंकि वो आपकी डाइजेस्टिव पावर को शांत करता है। तो इस अकॉर्डिंग हमने अपने खाने को पार्ट करना है। कार्बोहाइड्रेट भी हो गया हमारा, प्रोटीन भी हो गया हमारा, वेजिटेबल्स भी हो गया हमारा, सैलेड भी हो गया। तो दिस इज द कंबाइंड फूड जो आपको खाना चाहिए। आयुर्वेदा में एक ट्रीटमेंट है पंचकर्मा, ये बेसिकली क्या है और किन लोगों को करवाना चाहिए, इसकी थेरेपी लेनी चाहिए और कैसे काम करता है? देखो जैसे पंचकर्मा से ही समझ में आ रहा है कि 5 कर्म है ना। तो इसमें क्या होता है कि पंचकर्मा में वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती, आस्थापन बस्ती और नश्यम, ये 5 चीज़ें होती हैं जो हम मेजरली पेशेंट्स को देते हैं। लेकिन उससे पहले और उसके बाद में पूर्व कर्म और पश्चात कर्म भी होते हैं, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग ये बहुत इलोबरेट हो जाता है। 5 चीज़ें मतलब कि 100 में चेंजेस हो जाती हैं। तो इनमें अगर हम सिंपल बात करते हैं, जैसे मैंने आपको दोषास के बारे में बताया, तो अगर हम बात करते हैं पहला कर्म वमन कर्म क्या होता है कि जितना भी एसिड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, जैसे बॉडी के अंदर पूरा एसिड फॉर्मेशंस हो रहा है, तो एसिड को पूरा का पूरा हम वमन से रिएक्ट कर देते हैं। मतलब कफा दोष अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया तो कफा दोष को शांत करने के लिए वमन इज़ द बेस्ट। जो आयुर्वेदा में बोला गया 50% सिर्फ आपका वमन करने से आपका कफा दोष शांत हो जाता है। तो कफा में जितने भी डिजीज है वो वमन बेस्ट है। फिर आता है विरेचन कर्म, जो दूसरा कर्म होता है। विरेचन इज द मेन पार्ट ऑफ द पिता। विरेचन में क्या होता है कि मोशंस बढ़ाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उससे पहले उसको घी पिलाते हैं, उसके अभ्यंगम स्टीमिंग करते हैं ताकि के सारे दोषस हमारे स्टमक में इकट्ठा हो जाए। और स्टमक में इकट्ठा होने के बाद एक औषधि दी जाती है, वो भी डिफरेंट प्लांट्स की पर्सन के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेदा ऑलवेज से इज ऑलवेज भी कस्टमाइज। इट नॉज नॉट लाइक कि वो आपके लिए भी ठीक है मेरे लिए भी ठीक है, चाहे हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो कस्टमाइज उनको दिया जाता है औषधि। फिर विरेचन करते हैं, और विरेचन वो मोशंस हम ना खुद करवा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि लूज मोशन हो गया, हम उसको 3 पे भी रोक सकते हैं, हम उसको 10 पे भी रोक सकते हैं। तो इस डिपेंड ऑन अस कि उसको हम जब हमें लगता है कि क्लीनिंग हो गई, उसे कंप्लीट क्लीनिंग है ना। तो ये पीता दोष के लिए हो गया। फिर अपन आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती। आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती क्या होता है, ये वाता दोष के लिए होती है। इसमें एनल रीजन के थ्रू एक में ऑयल दिया जाता है, मेडिकेटेड ऑयल होते हैं डिफरेंट टाइप के, और एक में औषधि से डिकॉक्शन बना के काढ़ा बना के दिया जाता है। तो ये वाता दोष को शांत करता है। फिर एक नशम इज़ द बेस्ट। नशम क्या होता है, जितना भी ENT की प्रॉब्लम है ना, आई से रिलेटेड है, साइनस से प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ईयर की जितने भी है ना, वो पूरा उसको क्लीन करता है, इस एरिया को क्लीन करता है। तो पूरा क्लीनिंग प्रोसेस है। पंचकर्मा इज बेसिकली आपका क्लीनिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है और आपका रिजुविनेटिंग भी होता है ना। तो क्योंकि कुछ लोग देखोगे आप 30 में 40 में 50 के दिखते हैं एज में, कुछ लोग आप 60 में भी देखोगे ना, वो लगेंगे यार 35 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो दैट डिपेंड्स ऑन द टॉक्सिन कितनी बॉडी में उन्होंने रखा है। तो बेसिकली कहा जाए पंचकर्मा एंटी एजिंग का भी काम करता है। बिल्कुल एंटी एजिंग का काम करता है। किन लोगों को पंचकर्मा की थेरेपी लेनी चाहिए और उसके क्या इम्पैक्ट पड़ता है उससे? पंचकर्मा एवरीवन कैन टेक, एवरी पर्सन कैन टेक, अगर उनको अपनी एज को वापस लेके आना। एज वापस लेने का मतलब होता है कि उनकी मसल्स, उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ, उनकी बोन की स्ट्रेंथ स्टेबल रहे, उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम या जितने भी आपकी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, क्योंकि अगर बॉडी से टॉक्सिन्स निकल ही गया तो नेचुरली वो कोई डिजीज़ नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि संचय के बाद ही तो प्रकोप आएगा, है ना। तो पहले संचय होगा, अगर आपके दोस्तों का संचय हो जा रहा तो वो इट विल कम इन द प्रकोप, फिर उसके बाद डिजीज़ बन जाएगी। तो अगर हमने आपका स्टार्ट हुआ एक्यूमुलेशन, पंचकर्मा से हमने डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया, टॉक्सिन्स बॉडी से निकाल ही दिया, तो प्रकोप आएगा ही नहीं। तो इट डिपेंड्स कि आपके एज रिलेटेड चीज़ें हैं वो वापस आ जाती हैं। बिल्कुल। तो ये कितने टाइम पे लेना चाहिए लोगों को?
इस डिपेंड्स कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 6 मंथ में एक बार ले सकते हैं, है ना। और अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब आपको कोई पेन है जिसको वाता की वजह से जो बढ़ जाता है, या माइग्रेन है या डायबिटीज़ है, तो उनको हम सजेस्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन। कई बार 3 मंथ्स में भी सजेस्ट कर देते हैं, कई बार 6 मंथ में भी एक बार लेने का सजेस्ट कर देते हैं। तो लोगों को अगर लेना है तो वो एक अच्छा पंचकर्मा सेंटर कैसे वो चूज़ करें? देखिए, पंचकर्मा सेंटर ना, ऑल डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर। अगर वहाँ पे डॉक्टर खुद उसको रन कर रहा है ना, तो अगर डॉक्टर बैठा वहाँ पे आपको खुद की कंसल्टेशन कर रहा है, आपकी प्रकृति को डायग्नोस कर रहा है, उसके बाद वो आपको कुछ भी एडवाइस कर रहा है ना, दैट इज़ गुड। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक फॉर्म भर दिया आपने, और फॉर्म में ना कई बार आपको खुद ही कन्फ्यूजन होता है, मैं ये भरूँ कि वो भरूँ ऑप्शंस में, तो उससे ना आपका जो डायग्नोस है वो भी उतना क्लियरिटी के साथ नहीं आता कि आपने ऑनलाइन ऐसे किया और आपका ये दोषाज आ गया और ये हो गया। ये सब नहीं होता। आयुर्वेदा, हमारे आयुर्वेदा में कहते हैं दर्शन पर्सन इज पर्सन। दर्शन करना पड़ता है पहले। तीन चीज़ों पे हमारी आयुर्वेदा डिपेंड करता है जो हम चिकित्सा करते हैं। दर्शन, आपको देखा, आपने एंट्री किया, एंट्री से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। प्रश्न, जब आपसे पूछते हैं कि वो आप बोलोगे मुझे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताओगे। फिर स्पर्शन, स्पर्श करके कि आपको पेन है तो मैं टच करूँगी ना, पेन है कहाँ, कौन सा पर्टिकुलर एरिया पे है, या फिर मैं आपकी बॉडी को टच करूँगी, आपकी हीटेड बॉडी है या कोल्ड बॉडी है, कि आपके में कौन सा है। तो दर्शन, पर्शन एंड स्पर्शन 3 चीज़ों पे मेन काम करता है। तो आप तो इन चीज़ों, तो इसको एक वैद्य ही डायग्नोस कर पाएगा। तो बेसिकली हमारा, जैसे हमारा पंचकर्मा सेंटर है, मैं 14 साल से उसको रन कर रही हूँ। डेफिनेटली वसंत कुंज, मालवीय नगर, हमारे दोनों जगह। तो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको पूरा डायग्नोस करते हैं, एंड डायग्नोस करने के बाद उनको बताते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है और इससे हम ये पंचकर्मा इसमें हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली अगर आपका डायग्नोस अच्छे से हो जाता है ना, तो आप ठीक भी हो जाओगे। अगर आपका डायग्नोस नहीं ठीक हुआ तो आप कितना भी पंचकर्मा भी करेंगे, अगर गलत तरीके से हुआ तो डेफिनेटली इज नॉट वर्क। बिल्कुल, है ना। तो जैसे कि अभी हम डाइट की बात कर रहे थे। डाइट डिसबैलेंस होने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। महिलाओं में कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी, पीसीओएस। जी, दोनों में क्या फ़र्क है और बेसिकली दोनों बीमारियां हैं क्या, मैं आपसे ये जानना चाहूँ। पीसीओडी, पीसीओएस ऑलमोस्ट दोनों सेम है। एक में सिंड्रोम एंड दिस इज द डिसऑर्डर। अगर हम पीसीओडी की बात करते हैं, तो अगर हम वर्ल्ड वाइज भी बात करते हैं ना, तो 10% ऑफ द वुमेन्स ऑफ वर्ल्ड वाइज अफेक्टेड है अभी द सेम प्रॉब्लम पीसीओएस से। और अगर हम वापस आते हैं इंडिया में 2 से लेकर के 25% ऑफ द वुमेन्स आर अफेक्टेड बाय पीसीओडी। इट्स अ ह्यूज नंबर। अगर हम परसेंटेज की, अगर हम 100 में से 2 लड़कियों की बात कर रहे हैं और 2 से 25 की भी बात कर रहे हैं, तो ये बहुत क्रिटिकल है। एंड दिस इज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, क्योंकि पहले नहीं सुनाई देती थी। अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से पीसीओडी, अगर आपने लाइफस्टाइल को मैनेज किया, क्योंकि पीसीओडी में अगर आप देखते हैं ना, तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे वो डायग्नोस हो जाती हैं गर्ल्स में। तो हेयर फॉल शुरू हो जाता है उनका, हेयर की ग्रोथ बॉडी पे ज़्यादा बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है उनका, है ना। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से पीरियड्स, जो एक मंथली आपका पीरियड्स होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। कभी बहुत एक्सेसिव फ्लो हो जाता है, कई बार फ्लो ही नहीं होता है, मिनोरिया हो जाता है, 5-6 महीने तक होता ही नहीं है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे उसको थोड़ा डायग्नोस हो जाता है कि फिर उसके बाद बहुत सारे टेस्ट हैं, आ जाता है, हार्मोनल टेस्ट हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड है, वो सारे टेस्ट हो जाते हैं। अगर आपको पीसीओडी फाइंड आउट हो गया तो डेफिनेटली यू हैव टू बी वर्क ऑन यू, बिकॉज ये फर्दर जाके इनफर्टिलिटी कन्वर्ट हो जाता है, इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली होता किस वजह से है ये? पीसीओडी इज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बेसिकली कंप्लीटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर आयुर्वेदा की बात करते हैं तो इसमें सारे दोषाज होते हैं, वाता पित्ता कफा, तीनों दोषाज के डिसबैलेंस से होता है। डिसबैलेंस इन द सेंस कि अभी रात को हम लोग जग रहे हैं 1 बजे तक, है ना, क्योंकि और हम सुबह उठेंगे कितने बजे, हम उठ रहे हैं 9 बजे, क्योंकि हमें किसी ने बोला था कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। बट उसने ये भी बोला होगा कि कौन से आवर्स में 7 से 8 घंटे लेने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम खाने की बात करते हैं, मैंने बताया खाने का कि 11 से 1 है, तो ऐसे सोने का भी एक टाइम है। आपको 10 से 11 बजे के बीच में सोना इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस टाइम पे नहीं सो रहे हैं तो आपके दोषाज बढ़ेंगे ही। और लेडीज़ आर वेरी कॉमन, बिकॉज लेडीज़ का क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस ऑलरेडी ही चलता रहता है पूरी लाइफ, मिनार के हो या फिर प्रेगनेंसी हो या मेनोपॉज हो, हमेशा डिसबैलेंस होता है। तो उस ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस बार बार होता है, पीरियड्स में इम्बैलेंस होता है। तो ये सब चीज़, इसके साथ साथ अगर हमने अपने लाइफस्टाइल को भी डिसबैलेंस किया तो वो सारे के सारे जो दोषाज वाता पित्ता कफा कंबाइंड हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो फॉलिकल्स होते हैं, जैसे ओवरीज के अंदर ना फॉलिकल्स होते हैं, वो रैप्चर होते हैं, देन ओम रिलीज होता है, एग रिलीज होता है।
तो उसके बाद में पीरियड्स आते हैं। जैसे एक लाइफस्टाइल, एक साइकिल है इस तरीके से बने। तो पीसीओडी में क्या होता है, आपका इतना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से वो क्या होता है कि वहाँ पे वो रैप्चर होना ही बंद हो जाते हैं। तो जो ओवरी की साइज है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल सिस्ट हैं वो पड़े हैं जो रैप्चर ही नहीं हो रहे, उनके साइज भी बढ़ रहे हैं, रैप्चर ही नहीं हो रहे हैं। तो वो क्या होता है, वो अगेन आपका हार्मोनल इम्बैलेंस करेगा। और उस टाइम पे ना आपको क्रेविंग इतनी हो जाती है खाना खाने के लिए, क्योंकि आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं। तो वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो नीचे तो आपको वेट वैसे ही बढ़ा है, उसके बाद फिर से आपको भूख लगेगी तो आप कुछ खाओगे, तो उससे क्या होता है ना, वो वाइस वर्सा हो जाता है, वेट बढ़ता रहता है, पीसीओडी भी बढ़ती रहती है। पीसीओडी को कंट्रोल करेंगे तो वेट कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारा जो पीसीओडी है, पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए आपको वेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, डाइट प्लान करनी पड़ेगी, अपने वाता पित्ता कफा तीनों पे ही काम करना पड़ेगा। और इट्स नॉट ए बिग इशू, अगर आपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर लिया तो डेफिनेटली आप उसको मैनेज कर लेंगे। तो पीसीओडी और पीसीओएस में दोनों में क्या फ़र्क है? पीसीओएस में क्या सिम्टम्स रहते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती पीसीओडी एंड पीसीओएस बोथ आर द सेम, बोथ आर द सेम, बस वर्ड का ही डिफरेंस है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये होता है कि अगर पीसीओएस की बात करते हैं तो वो थोड़ा कम स्टेज तक हम लगता है कि ये सारे सिम्टम्स आ गए, वेट रिडक्शन, वेट बढ़ना, ये हेयर फॉल, हार्मोन इम्बैलेंस यहाँ तक हो जाता है। तो जब सीवियर कंडीशन हो जाती है कि हम उसको रिवर्ट ना कर पाए, दैट कन्वर्ट इन द पीसीओडी, है ना। तो उसमें इनफर्टिलिटी, ये सब चीज़ इश्यूज ज़्यादा आते हैं। तो हमें पहले जैसे सिम्टम्स पता चलते हैं वहीं पे हम उसको संभाल लेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। तो पीसीओडी या पीसीओएस जिनको हो चुका है, डायग्नोस हो चुका है, उनको अब आगे अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में क्या बदलाव करना चाहिए जिससे कि वो इस सिम्टम से निकल आए? देखो, सबसे पहले तो उनको पंचकर्मा कराना चाहिए, क्योंकि बॉडी का टॉक्सिन्स बॉडी से निकालना चाहिए। क्योंकि अगर टॉक्सिन्स ही बॉडी से नहीं निकलेगा तो मैं कोई भी मेडिसिन आपकी दूंगी वो काम ही इतना नहीं कर पाती है, इसीलिए वो लंबे टाइम तक बस वो मेडिसिन ही खाते रहते हैं। तो सबसे पहले वेट रिडक्शन करने के लिए भी आपको टॉक्सिन्स निकालना है। तो जब हम पंचकर्मा करते हैं तो वमन विरेचन दोनों ही कराना पड़ता है हमें पीसीओडी, क्योंकि उसमें वाता पित्ता कफा तीनों दोष है, मैंने आपको बताया। तो तीनों दोषों को कम करने के लिए वमन भी कराना है, विरेचन भी कराना है, और आपका बॉडी का ऑयलिंग भी करना है, स्टीमिंग करनी है। तो पहले तो टॉक्सिन्स बॉडी से निकालेंगे। उसके बाद जब टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाता है तो उसके बाद हम उसका जो डाइट रेजिमी है उससे वेट रिडक्शन करते हैं। क्योंकि वेट रिडक्शन जब करते हैं ना तो स्पेशली आप ना वेट देखना, वेट ना इस एरिया पे आएगा, लोअर एब्डोमेन। और लोअर एब्डोमेन इज द पार्ट ऑफ हमारा जितना भी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो वहीं पे हैं। तो वहाँ का सर्कुलेशन बेटर होना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें पहले वेट रिडक्शन कम होना, और जितने भी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें स्टमक पे आपका प्रेशर पड़ता है, जैसे एक योगा होता है पादहस्तासना जिसमें हम नीचे की तरफ हाथ टच करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे लोअर एब्डोमेन में प्रेशर पड़ता है ना। तो अगर हम कुछ साल पीछे ही जाएंगे, बहुत बहुत पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर हम 20-30 ईयर्स बैक भी जाते हैं तो अपनी मम्मी वगैरह को हमने देखा, अभी भी देखा है मैंने। तो जो वे लोग क्या है, नीचे की तरफ चूल्हा होता है, नीचे की तरफ बैठ के खाना बनाते थे किसी भी स्टेट में, किसी भी वो नीचे तरफ बैठते, तो उनका जो बैठने का आप एक एज्यूम कीजिए, एक इमेजिन कीजिए, तो वो कैसे बैठते थे, पैर का उनका थोड़ा फोल्ड होकर के बैठते थे चौकड़ी पे। तो उससे क्या होता है, उनका लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता था, तो वहाँ का सर्कुलेशन इजीली होता था, है ना। बहुत सारा कपड़ा भी सुखाने के भी एक आपका सर्कुलेशन दे रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसे झुक के, अभी तो क्या साइड में रख दिया, तो कपड़े आप उठा रहे हो ना, तो दैट इज आल्सो कि आप गिविंग ए सर्कुलेशन। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, अभी वी आर नॉट अगेंस्ट की प्रॉब्लम वर्किंग लेडीज़ या फीमेल्स, कोई भी इसका प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। जैसे मैं अभी ऐसे बैठी हूँ तो इसमें मेरे किस ऑर्गन पे प्रेशर जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है ना, बस मेरा ब्रेन यूज हो रहा है, नथिंग एल्स। इवन मैं कुछ दिन के बाद मेरा लोअर बैक पेन आना और शुरू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम है हमारे लाइफस्टाइल की। तो कुछ चीज़ें हैं कि जो हमें अपने लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, खुद से कुछ चीज़ें हैं जो घर की हाउस होल्ड चीज़ें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कुछ, जैसे मैंने आपको बताया पादहस्तासना, लोअर जो योगा होता है जिसमें नीचे की तरफ हाथ टच करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इस एरिया पे प्रेशर जाता है तो वहाँ का सर्कुलेशन बेटर होता है, तो वो आपको काम करता है। एक मलासन होता है, मलासन में क्या होता है कि ऐसे आप उकड़ू बैठते हो, तो उसमें भी आपका ये जो मसल्स हैं दैट विल टच ऑन योर साइड में स्ट्रेच होती है। तो दैट इज वो दो चीज़ों के लिए काम है, क्योंकि एक तो आपका मोशंस क्लियर होंगे एंड ऊपर से आपका जो एब्डोमेन फैट है वो रिड्यूस होगा। तो दिस विल हेल्प यू फॉर इम्प्रूव पीसीओडी, क्योंकि उसका सर्कुलेशन बेटर होगा, आपका मोशंस क्लियर हैं और आपका एब्डोमेन रिड्यूस हो रहा है, तो आपका पीसीओडी डेफिनेटली कंट्रोल होना शुरू हो जाए। जैसे कि आपने बात की कि वेट लूज जरूर करना पड़ेगा अगर पीसीओडी के सिम्टम्स हैं आपके पास। मैंने बहुत सारी मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, मैंने उनमें देखा है कि उनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता
लेकिन पीसीओडी की शिकार होती हैं। इस तरीके की जो लेडीज होती हैं दैट इज हाईली स्ट्रेस, उनका नॉट इवन पीसीओडी, थायराइड भी होता है, हाँ, है ना, थायराइड भी थायराइड है भी उन होता लोगों है। को। आजकल मेल्स को भी मिलता है थायराइड, और उनका भी वेट रिड्यूस, थायराइड भी जैसे एक वेट बढ़ने वाला होता है एक कम होने वाला, बट स्टिल बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो उनका वेट नहीं बढ़ा है लेकिन पीसीओडी है। दैट इज द स्टार्टिंग स्टेज, दैट इज द स्टार्टिंग। अगर आपका इसी तरीके से कंटिन्यू रहा, उसके बाद आपका वेट बढ़ना शुरू हो ही जाएगा, क्योंकि आपका फैट डिपोजिशन बॉडी में होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो है वो रिड्यूस हो गई है, तो डेफिनेटली उसमें जाएगा। बट इट स्टार्ट विद योर स्ट्रेस लेवल, जो कि आपका जो लाइफस्टाइल, आपने मतलब लाइफस्टाइल इन द सेंस कि आप प्रॉपर टाइम से जो सो नहीं रहे हैं, तो एक सबसे पहले तो अपना सोने का पैटर्न बढ़ा देंगे ना, कि अगर आपने 10 से 11 के बीच में सो गए और सुबह में आप 4 से 5 बजे तक उठ जाओ, या उसके बाद भी उठ जाओ, कोई प्रॉब्लम, लेकिन सो जाओ उस टाइम पे, तो वो आपका ना वैसे ही प्रॉब्लम सोल आउट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लीवर की जो फंक्शनिंग है ना वो गुड हो जाएगी। लीवर इज़ द बेसिक, कि आपके जितने भी मेटाबॉलिक रेट है ना उसको मैनेज करने के लिए, तो आपका जो भी आप खाओगे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कुछ भी खिला दो सब डाइजेस्ट है, कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ा सा भी खिला दो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो दिस इज़ द जो आपके इंजाइम्स की फॉर्मेशन हो रही है बाय द लीवर। तो आप रात में अगर आपने लीवर को ठीक किया, आपने अपना टाइम दिया है सोने को, आपका डाइजेशन का ठीक हुआ है, तो नेचुरली आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं, तो पीसीओडी भी कंट्रोल होनी ठीक हो जाएगी। या जेंट्स में जो मैंने आपको बताया थायराइड इज अगेन द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो अगर आप रात में कोई भी डिजीज़ है, कोई एनी डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर्स, बड़ी बड़ी डिजीज़ मैं बता रही हूँ, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, कोई भी डिजीज़ है, आपको उस टाइम पे सोना शुरू कर दीजिए, वो आपको 20-30% वो आपको खुद से ही इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। और अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पीसीओडी जिनको महिलाओं को है, उनको आयुर्वेदा के अनुसार क्या डाइट प्लान लेना चाहिए, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? देखो, पीसीओडी की जो गर्ल्स हैं उनको सबसे पहले तो एक सौंफ का पानी सुबह सुबह लेना शुरू कर देना चाहिए। अगर सुबह नहीं ले पा रहे, बहुत जल्दी है, तो रात को खाने से कम 1 घंटा पहले 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में उबाल लो और उसको ग्रीन टी की तरह पीना शुरू कर दो। एक सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा क्या, उनको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। हाई प्रोटीन, क्योंकि हम उनकी मसल्स हमें बढ़ानी है आपकी, और बेसिकली हाई प्रोटीन से ही आपका हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल भी रुकेगा, आपके स्किन की प्रॉब्लम हो रही है तो स्किन की भी रुकेंगे। तो हाई प्रोटीन में आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एग आ जाता है, स्प्राउट्स आ जाते हैं, पनीर आ जाता है, सोया आ जाती हैं, किसी भी फॉर्म में आप, दालें हैं, दालें में कम होता है क्योंकि एक कटोरी दाल से आप बहुत ज़्यादा बना लेते हो, तो कंडेंस फॉर्म में नहीं रहता, तो स्प्राउट्स इज़ द गुड ऑप्शन अगर दाल लेना है। तो इनमें से कोई भी आप हाई प्रोटीन डाइट आपने लेना है। उसके बाद कार्ब को कट डाउन कर देना, कार्ब काफ़ी हद तक कम कर दें। कार्ब में लेना है तो आप छोटा अनाज है ना, मिलेट्स जो होते हैं, रागी है ना, बाजरा, इनमें से कुछ भी लेना शुरू कर दें कम अमाउंट में, तो ये लेना शुरू कर दें। ऊपर से जो हाई जो पार्ट है ना, पानी का पार्ट सबसे ज़्यादा बढ़ा दें, और वो भी थोड़ा लुकवॉर्म रखें, क्योंकि कफा दोष भी इसके साथ है एसोसिएट, तो कफा को कम करने के लिए थोड़ा गर्म ही देना पड़ेगा। तो कम से कम 1 लीटर पानी वो गर्म भी रखें। और खाने का जो बीच का अंतर है ना, वो कम से कम, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों का, वैसे तो आयुर्वेदा में दो ही फूड बोले गए हैं, तो उनके बीच का जो अंतर है ना, वो सिर्फ 5 से 6 घंटे का जरूर रखें। उसके बीच में से छोटे छोटे मील्स ला लें, तो नेचुरली आपका वेट रिड्यूस शुरू हो जाएगा, आपके हार्मोनल बैलेंस भी होना शुरू हो जाएगा। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि पीसीओडी जिनको होता है वो लाइफस्टाइल चेंज करके अपना इससे निकल सकते हैं, लेकिन पीसीओडी में जो महिलाएं हैं जो अभी उसमें सरवाइव कर रही हैं, उनको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उनको लाभ मिले? देखो, ड्यूरिंग द जो पीसीओडी जो गर्ल्स होती हैं या फीमेल्स होती है, उसमें क्या होता है कि नॉर्मली तो अमीनोरिया हो जाता है कि पीरियड्स नहीं आते, लेकिन जब वो आते 5 to 6 मंथ के बाद जब आएंगे तो वो हैवी फ्लो में आते हैं। और हैवी फ्लो में क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम की लेयर होती है यूट्रस में, तो वो क्लोट्स बन के आते हैं। तो इसके हल्के हल्के जब क्लोट आते हैं जब, तो वो उस टाइम पे पेन बहुत होता है। तो वो जो पेन है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो एयर बॉडी में आ गई, वाता पित्ता कफा तीनों थे, एयर है, तो वो ब्लोट हो जाती है। उस टाइम पे लेडीज़ ना हमेशा स्टमक ब्लोटिंग की शिकार हो जाती है, वो बोलते भी हैं कि मेरा स्टमक ब्लोट हो रहा है, ज़्यादा एयर आती है। तो उस टाइम पे क्या करना है हमें ना, उनको आधा ग्लास दूध लेके उसमें 1 चम्मच घी डाल के दे देना है, ताकि वो गर्म भी है और वो स्नेहन भी देगा। तो उनकी जो एयर है, जो ब्लोटिंग है, वो रिड्यूस हो जाएगी, और जो क्लोटिंग्स हैं, क्योंकि वो क्लोट्स हैं वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं, तो वो उस टाइम पे एक तो ये शुरू कर दे। ऊपर से क्या करें कि जब भी ऐसा इस तरीके से पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, तो एक गर्म पानी की बोतल रख के वो अपने लोअर
एब्डोमेन पे उस वहाँ पे सेक ले उसे, तो वो उनको बहुत बहुत हेल्प करेगा। कॉन्स्टिपेशन ना होने दे ड्यूरिंग द टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा गर्म पानी पीते रहें, क्योंकि जितनी भी आप गर्म चीज़ें स्नेहन दोगे ना तो आपके पीरियड्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि मैंने बहुत सारी हमारे पास आते हैं ना लेडीज़, बहुत सारा देखा कि वो पीरियड्स में मेफ्टाल स्पास कुछ मेडिसिन होती हैं जो पेन किलर खा रहे होते हैं। पेन किलर की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज पेन किलर आपको 1 घंटे के लिए काम कर रही है ना, लेकिन अब पीरियड्स आपके 4 दिन तक हैं, तो आप कितनी पेन किलर खाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो प्रॉब्लम है ना उसको जितना आपका होम से, क्योंकि जितनी भी हमारे आयुर्वेदा हर जगह है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जाके मेडिसिन लेनी है। आयुर्वेदा आपकी जो होम रेमेडीज़ है, आपका जैसे मैंने आपको स्नेहन बोला है ना घी, ये सब चीज़ों से ही ठीक हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक अशोकारिष्टम आता है, वो हमेशा पीसीओडी का जैसे पता चला अशोकारिष्टम तो तुरंत शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती अशोकारिष्टम लेने में। आप अशोकारिष्टम को 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम को, अगर आप 20 ईयर से ऊपर हैं तो इस डोज में आप शुरू कर सकते हैं, उसी से ही ठीक हो जाता है। नहीं ठीक हो सकता तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी आयुर्वेदा डॉक्टर से। थैंक यू मैम, आपने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की, और जैसे कि आपने समझा कि आयुर्वेदा के अनुसार डाइट प्लान कैसे तैयार करना चाहिए, क्या आपको सूट करता है पहले उसको जाने। आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में खाना है और किस समय में खाना है ये आपको अपनी बॉडी के अनुसार तय करना होगा। हमारे साथ ही डॉक्टर रेखा राठी जी, जो कि 14 सालों से आयुर्वेदा डॉक्टर बतौर काम कर रही हैं, और उन्होंने बताया कि वेट लूज़ करना, पीसीओडी में प्रॉब्लम्स आना क्यों आते हैं और उनको कैसे कम किया जा सकता है अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके। तमाम एक जनरल डाइट क्या हो सकती है ये उन्होंने हमारे साथ बताया। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण, और इस वीडियो को उन तक ज़रूर भेजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।